हेलो दोस्तों, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो देखो, इस वीडियो में हम जो है नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, जो कि है हमारा क्रियाकाल। तो देखो, यूनिवर्सिटी एग्जाम्स की बात करें तो क्रियाकाल जो है इसकी वेटेज जो है 5 से 6 मार्क्स की है। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। तो इसमें क्या है, कौन कौन से श्लोक याद करने हैं और क्या क्या इंपॉर्टेंट पार्ट है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो, सबसे पहले इसमें क्वेश्चन आता है, एक पॉइंट आता है क्या, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट्स ऑफ क्रियाकाल एंड एनुमरेट द स्टेजेस ऑफ क्रियाकाल। ठीक है, तो देखो शुरू करते हैं। तो देखो, सबसे पहले क्या रहता है, क्रियाकाल जो है वो दो शब्द के मिलन से बना है। क्या, क्रिया प्लस काल। ठीक है, काल मतलब समय रहता है। उसके बाद क्या है, शरीर में धातुओं की विषमता किसी प्रकार न हो और सम धातुओं का अनुबंध रहे, इसलिए क्रिया की जाती है। ठीक है, यानी धातुओं का अनुबंध रहे इसलिए क्या की जाती है, क्रिया की जाती है। अर्थात धातुओं में विषमता का न पैदा होने देना ही चिकित्सा का कर्म है। सही बात है। चिकित्सा क्या है, चिकित्सा का मेन कर्म क्या है कि धातुओं में विषमता, कोई भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, और यही चिकित्सकों का भी कर्म है, और यही डॉक्टर्स का भी क्या रहता है, मेन जो कार्य रहता है। उसके बाद आता है, पॉइंट आता है, ठीक है, विषम हेतुओं के त्याग से और समान गुण वाले आहार विहार के सेवन से विषम धातुओं की उत्पत्ति नहीं होती और धातुएं सम हो जाती है। ठीक है, मतलब अगर हम अच्छे से आहार विहार का सेवन करेंगे तो कोई भी विषमता नहीं होगी और सारी धातुएं सम हो जाएगी, अर्थात स्वस्थ जो है बना रहेगा। क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट आता है, काल का मतलब क्या रहता है। तो क्रिया की बात कर ली हमने, तो नेक्स्ट आता है काल की बात। क्या है, काल जो है वो क्या रहता है, समय निरंतर गतिशील होता है, अर्थात क्रिया काल का अर्थ है समय अनुकूल चिकित्सा। ठीक है, क्रिया काल का मतलब क्या है कि समय अनुकूल, समय रहते जो है अच्छी चिकित्सा हो जाए, यही क्रिया काल का मेन मोटो है। समय अनुकूल चिकित्सा, चिकित्सा का अवसर। नेक्स्ट पॉइंट आता है, रोग वृद्धि की विभिन्न अवस्थाओं। तो देखो, ये सारे पॉइंट मैंने बुक को अच्छे से पढ़ने के बाद जो है पॉइंट्स बना रखे हैं आपके लिए, ताकि आपको ज्यादा कंफ्यूजन ना हो। तो सीधा इन पॉइंट्स को पढ़ना और नोट्स पढ़ने के बाद एक बार बुक को जरूर देख लेना। रोग वृद्धि की विभिन्न अवस्थाएं एवं रोग उत्पत्ति क्रम को बतलाता है। ठीक है, काल की बात हो रही है, रोग वृद्धि की अलग अलग अवस्था और रोग उत्पत्ति के क्रम को बतलाता है। इससे स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा की जा सकती है तथा रोगी के रोग मुक्त किया जा सकता है, जो कि हमारे आयुर्वेद का प्रयोजन है। तो उसको अच्छे से फॉलो किया जा सकता है। नेक्स्ट आता है, सामान्यतः दोष वृद्धि के 2 कारण होते हैं। ठीक है, दोष वृद्धि के क्या कारण होते हैं, 2 कारण होते हैं। तो इसको हम इसमें डिस्कस करते हैं। सबसे पहला कारण है बाह्य कारण और एक होता है अभ्यंतर कारण। बाह्य कारण यानी जो एक्सटर्नली डिपेंडेंट होता है। क्या क्या, आहार विहार के सम्यक उपयोग न होने के कारण दोष का प्रकोप करते हैं, उसे प्रकोपक कहते हैं। ठीक है, तो आहार विहार अच्छे से नहीं किया तो दोष क्या हो जाएंगे, प्रकोप हो जाएंगे, उसे प्रकोपक कहते हैं। जैसे रुक्ष आहार का सेवन किया तो क्या होगा, रुक्षता बढ़ेगी तो वात बढ़ेगा। ज्यादा व्यायाम किया तो वात बढ़ जाएगा। दूसरा क्या, उष्ण कटु आहार लिया तो पित्त बढ़ जाएगा। अधिक आतप सेवन किया तो पित्त बढ़ जाएगा। ठीक है, मधुर द्रव्य का सेवन किया तो कफ बढ़ जाएगा। दिन में सोए तो कफ बढ़ जाएगा। तो ये सारी चीजें जितनी भी है ये बाह्य कारण है। ठीक है, उसके बाद दूसरा रहता है अभ्यंतर कारण की बात करें, इसमें रहती है 3 चीजें, असात्म इंद्रियात, प्रज्ञापराध और काल परिणाम। तो देखो, असात्म इंद्रियात संयोग क्या रहता है, ज्ञानेंद्रियों का उनके अर्थों के साथ अतियोग, अयोग और मिथ्य योग। रूप संयोग जो है वो क्या करता है, आत्मा संयोग कहलाता है। ठीक है, आत्मा संयोग कहलाता है, जो विविध प्रकार के उत्तेजक एवं आवेग के रूप के कार्य कर दोषों की वृद्धि करता है। क्लियर है। प्रज्ञापराध क्या, बुद्धि धैर्य स्मृति के भ्रष्ट हो जाने से जब व्यक्ति अशुभ कर्मों को करता है। ठीक है, क्या क्या, प्रज्ञापराध होता है कि जब बुद्धि धैर्य स्मृति जब खराब हो जाती है, एकदम भ्रष्ट हो जाता है, तब जो व्यक्ति अशुभ कर्म करता है तब सभी शारीरिक एवं मानसिक दोष जो प्रकोपित हो जाते हैं। ठीक है, तो सारे के सारे शारीरिक और मानसिक दोष क्या हो जाते हैं, प्रकोपित हो जाते हैं हमारे पास। उसके बाद तीसरा रहता है काल परिणाम। अभ्यंतर कारण में ही चल रहा है, काल परिणाम क्या रहता है, तो काल 2 है, नित्यक और अवस्थिक काल रहता है। नित्यक में क्या है, ये रहता है, नित्यक में क्या रहता है, ये क्या, शिशिर वसंत ग्रीष्म वर्षा शरद हेमंत 6 ऋतु रहती है। इनके अतियोग, हीन योग और मिथि योग से उत्पन्न विकार नित्यक होता है। तो पूर्व मध्य अपर रात्रि की अवस्था को क्या कहते हैं, इनमें हीन योग, मिथ्य योग, अतियोग, इसको अवस्थिक विकार कहते हैं, जो अवस्था के अनुसार होता है। दूसरा है अवस्थिक काल की बात करें, उसके बाद इसमें क्या रहता है, मतलब ये अवस्थिक था, सॉरी, तो इतना ही है इसमें, इतना क्या नित्यक में। उसके बाद अवस्थिक काल की बात करें तो लाइफ के डिफरेंट अवस्थाएं, जैसे बाल अवस्था, युवा अवस्था, वृद्ध अवस्था, तो इन अवस्था के हिसाब से जो रहता है वो अवस्थिक काल में आता है। मुक्त, पश्चिमान, जीर्ण अवस्था हो गया, अकाल भोजन और ये सारी जितनी भी चीजें दिन में ये करना, और पूर्व मध्य पर रात्रि की अवस्था को क्या कहते हैं, इनमें हीन, मिथ्य और अवस्थिक विकार होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो गई। तो ये सारा इंट्रोडक्शन था कि क्रिया काल होता क्या है और कैसे क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे एक श्लोक आता है, यहाँ पे जो हमने प्रज्ञापराध का पढ़ा उसका एक श्लोक है, वो याद कर लो क्या है,
धी धृति स्मृति विभ्रष्टः कर्म यत् कुरुते अशुभम प्रज्ञापराधम तम विद्यात् सर्वदोष प्रकोपणम। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, इसको आप याद कर लो, एकदम बड़े आराम से याद हो जाएगा। नेक्स्ट आता है क्रियाकाल के वर्गीकरण की बात करें तो देखो चरक, सुश्रुत और अष्टांग में व्यक्तियों के स्वस्थ अनुरक्षण के लिए दोषों की वृद्धि की 3 अवस्थाएं बताई गई है। क्या क्या? संचय, प्रकोप और प्रसर। तो देखो क्या बोला मैंने, और अंतम प्रसर अवस्था जो है वृद्ध दोष होता ही सम हो जाते हैं। दोष वृद्धि की सिर्फ 2 अवस्थाएं होती है, संचय और प्रकोप। ये ना वाइवा और एमसीक्यू में बहुत बार पूछा जाता है, एकदम क्लैरिटी कर लो। क्या सुश्रुत ने क्या बोला? देखो चरक और अष्टांग के अकॉर्डिंग 3 अवस्था होती है, दिमाग में डाल लो। सुश्रुत के अकॉर्डिंग 6 अवस्था होती है, और वो कौन कौन सी होती है? संचयम च प्रकोपम च प्रसरम स्थान संश्रयम व्यक्तिम भेदम च यो व्यक्ति दोषा नाम से भवेदूषक। क्लियर है? ये वाली अवस्था जो है इसमें होती है, संचयम च प्रकोपम च योग 6 अवस्था होती है, और उनके अकॉर्डिंग सिर्फ 3 ही होती है। ठीक है, दोष वृद्धि की सिर्फ 2 ही अवस्था होती है, संचय और प्रकोप। उसके बाद रहता है रोगी के क्या रहता है? रोग की तरुण अवस्था में चिकित्सा करनी चाहिए। तरुण अवस्था में चिकित्सा करनी चाहिए, तो चरक के अकॉर्डिंग 3 हो गई, सुश्रुत के अकॉर्डिंग 6 हो गई। ठीक है, ये सारी बातें हो गई। उसके बाद एक एक करके इनकी जो स्टेजेस है, मेन बात क्या इनकी स्टेजेस होती है, तो क्या कुछ नहीं है, 3 और श्लोक आते हैं, उसको मिला के 4 से 5 श्लोक है, वो याद कर लोगे, उससे बाहर कोई क्वेश्चन जो है हमारा बनता भी नहीं है। ठीक है, तो देखो नेक्स्ट आता है कि डिस्क्राइब द स्टेजेस है, तो हमने जो श्लोक पढ़ा एक एक करके अब उसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये देखो सबसे पहले आता है संचय अवस्था आता है। तो संचय अवस्था में सबसे पहले मैं श्लोक की बात करूं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो श्लोक क्या रहता है? तत्र संचिता नाम खलु दोषाणाम स्तब्ध पूर्ण कोष्ठता पित्त वभासतः मन दूष्मता च अंगानाम गौरवम अलस्यम च कारणम विद्वेष चेति लिंगानी भवंती। तो इसमें क्या बेसिकली संचय में क्या क्या रहता है? तो वात का क्या रहता है, पित्त का क्या रहता है, और कफ का क्या रहता है, एक एक करके हम डील करेंगे। तो देखो इसकी हिंदी मैंने लिखी हुई है बड़ी कंसाइज वे में, ताकि पूरी बुक ना पढ़नी पड़े। तो इसको एक बार मैं रीड कर देता हूँ, इजी लैंग्वेज है, आपको आराम से समझ आ जाएगी। तो देखो क्या रहता है, वातादि दोष सर्व शरीर चर होते हैं, ठीक है, पूरी बॉडी में रहते हैं, बट कोष्ठ में इनका एक एक क्या रहता है, विशिष्ट स्थान होता है, और अपने अनुकूल परिस्थितियों में इन स्थानों पर दोषों की वृद्धि हो जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, संचय कहते हैं। तो संचय की बात क्लियर हो गई कि संचय होता क्या। अब देखो डलन ने क्या बोला, डलन संहिता रूप वृद्धि को चय कहा जाता है। ठीक है, डलन ने बोला कि संहिता रूपी वृद्धि को चय कहा जाता है, अर्थात जब प्रकोपित दोष अपने स्थान में एकत्रित होते हैं तथा दोषों के एकत्रित होने का कोई प्रमाण नहीं होता, तथा अनेक प्रमाण में अस्तित्व होते हैं, क्या होते हैं, अस्थायित्व होते हैं, क्योंकि शरीर में दोष धातु मलों का निश्चित प्रमाण नहीं होता, और इसमें क्या रहता है, इसकी समता और विषमता का ज्ञान। ठीक है, दोष धातु और मल की समता और विषमता का ज्ञान शरीर के स्वास्थ्य एवं प्रसन्नता को देखकर अनुमान से किया जाता है। क्लियर है? उसके बाद ये श्लोक है, श्लोक ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बाकी सब तो हिंदी है, उसमें कुछ इतना खास नहीं है। तो इसकी बात करें, नेक्स्ट आते क्या, कोष्ठ में भारीपन रहता है। तो देखो वात के क्या क्या, स्तब्ध पूर्ण कोष्ठता, ठीक है, ये वात का लक्षण है, भारीपन रहता है और भरा भरा फील रहता है। तो मैं श्लोक के बारे में बता रहा हूँ कि श्लोक का मीनिंग क्या है। तो देखो सबसे पहले था ना स्तब्ध पूर्ण कोष्ठता, तो कोष्ठ भारी लगता है, भरा भरा फील होता है। उसके बाद रहता है पित्त, उसका पित्त वभासतः मन दूष्मता, ठीक है, यानी त्वचा नेत्र और नखादि पीले रंग के हो जाते हैं, पित्त वभासतः, ठीक है, और पित्त हो जाता है। मंद अग्नि और अंगों में भारीपन अलस्य कफ का है। ठीक है, तो क्या गौरवम अलस्यम चय कारणम, यानी मंद अग्नि हो जाती है और अंगों में भारीपन होता है, आलस होता है कफ के संचय में। इसके बाद आता है, इसमें क्या रहता है, सभी में जिन कारणों से दोषों का संचय हुआ है, इन कारण के प्रति अनिच्छा हो जाती है। तो जिसके कारण अब संचय हुआ है, तो वो सारी चीजें हमें अच्छी नहीं लगती, क्योंकि फिर तो और से संचय हो जाएगा ना, अगर वही चीज अच्छी लगेगी तो उससे अपोजिट चीजें हमें अच्छी लगती है, ताकि उसका जो है संचय ना हो। नेक्स्ट आता है दोषों के संचित होने पर दोषों के गुणों के समान गुण वाले आहार विहार के प्रति द्वेष, ठीक है, सेम के प्रति घृणा होती है, और संचय कराने वाले आहार के विरुद्ध गुण युक्त द्रव्यों के सेवन की इच्छा होती है। क्लियर है एकदम? तो इसमें भैया अगर इफ पॉसिबल टू इरेडिकेट दोष इन दिस देयरफॉर इट इज गुड, क्योंकि अगर इसी में निकल गया तो बाकी प्रोसीड नहीं कर पाएगा, क्योंकि जैसे जैसे प्रोसीड करते हैं संचय, प्रकोप, प्रसर, स्थान संचय, वैसे वैसे दोष जो है स्ट्रांग होता जाता है और उतना ही डिफिकल्ट होता है उसे ठीक करने में। तो कफ के लिए वमन करते हैं, पित्त के लिए विरेचन और वात के लिए बस्ती, बिकॉज संशोधन इसमें यूजफुल रहता है। नेक्स्ट आता है संचय की बात हो गई। अब देखो प्रकोप की बात करें, प्रकोप में मेन श्लोक क्या है, देखो मेन श्लोक पे फोकस करते हैं, ये वाला आपको याद करना है अच्छे से। तेषां प्रकोपात कोष्ठतोद संचरण अमलिका पिपासा परिधा द्वेष हृदयोत्क्लेदश्च जायन्ते तत्र द्वितीय क्रियाकाल। ठीक है, इसमें रहता है,
उसके बाद क्या प्रकोप अवस्था में क्या रहता है, दोष जो है वो क्या रहते हैं अलग अलग उत्तेजक कारणों से वृद्धि को प्राप्त कर अन्य मार्गों में गमन करते हैं। अब संचय हो गया, प्रकोप होगा, क्योंकि संचय में हम ठीक नहीं कर पाए तो नेक्स्ट स्टेज आएगी प्रकोप। जैसे प्रकोप कहते हैं, वाग्भट कहते हैं तालाब में जल। प्रकोपी दोषों की वृद्धि दो टाइप से होती है, एक होता है चय लक्षण और एक होता है प्रकोप लक्षण। ठीक है, चय लक्षण क्या रहता है, एक बारी मैं रीड कर रहा हूँ, सब इजी है, इजी गोइंग है, मेन आप श्लोक याद करना, उसका मतलब याद करना और आगे बढ़ जाना। प्रकोपी दोष क्या रहता है, अपने स्थान में एकत्रित होता है, उसे संचित रूप से वृद्ध होता है, फिर विलयन रूप को प्राप्त होकर वृद्धि करता है और वो एक्साइट हो जाता है अलग अलग जगह पे जाने के लिए और विकृति उत्पन्न करना शुरू कर देता है। ये तो ये चय के लक्षण है। प्रकोप में क्या रहता है, यदि दोष प्रकोप के पूर्व संचय अवस्था से वृद्ध करते हैं तो उसे चय प्रकोप कहते हैं, जो संशोधन से इसका प्रतिकार कर सकते हैं। अगर दोष जो है दूसरे दोष के स्थान में वृद्धि को प्राप्त करते हैं तो उसे अचय प्रकोप कहते हैं, जो समता शमन से होती है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ दो चीज़ें हैं, एक हो गया संशोधन और एक हो गया शमन। ठीक है, क्या पे रहता है, यहाँ पे दो चीज़ें होगी, एक हो गया संशोधन और एक हो गया हमारे पास शमन। तो ये वाली बात हो गई। इस श्लोक का मतलब क्या, देखो वात के बढ़ने से क्या रहता है, कोष्ठ में सुई, तो इसमें क्या रहता है कोष्ठतोद संचरण अम्लिका पिपासा, तो कोष्ठतोद यानी कोष्ठ में सुई चुभने जैसी वेदना और वायु का कोष्ठ में संचरण होने लगता है। पित्त बढ़ने से अम्ल उद्गार होता है। ठीक है, परिधा हो गया। ठीक है, अम्लिका पिपासा परिधा, द्वेष हृदयोत्क्लेजश्च जयन्ते, अम्ल उद्गार हो गया, प्यास और जलन रहती है और कफ में लास्ट में आता है, अन्न में अरुचि और अन्न द्वेष और जी मचलने जैसे लक्षण उत्पन्न होते हैं। नेक्स्ट आता है तीसरी स्टेज आती है। तो हमारी 3 स्टेज बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके श्लोक एकदम आपको टिप्स पे होने चाहिए, बाकी आप ऐसे रीड कर लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। संचय प्रकोप के बाद आता है प्रसर अवस्था। तो देखो प्रसर अवस्था का श्लोक क्या है, श्लोक मैं बता दूं आपको पहले। तो देखो क्या, एवं प्रकोपिता नाम प्रसरताम च, मेन यहाँ से शुरू होता है, वायु विमार्ग गमन आटोपई ओष चोष परिदा धूमयानी पित्तस्य आरोचक विपाक अंग साधश्च छद्दिश चेति श्लेष्मडो लिंगानी भवंती तत्र तृतीया क्रियाकाला। तो देखो इसका मतलब साथ के साथ ही पढ़ लेते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो वात में क्या रहता है, अपने स्थान से अन्य मार्गों में संचरण करता है। ठीक है, क्योंकि पहले हम ठीक नहीं कर पाए तो अब फैलेगा पूरी बॉडी में और डिफिकल्ट होगा उसे ठीक करना। पेट में गुड़गुड़ाहट होने लगती है। पित्त में क्या, उष्णता, चूसे जाने जैसा पीड़ा, जलन, धुएं के समान डकार होती है। कफ में अरुचि, अपच, अंगों में थकावट और उल्टी जैसी लक्षण जो है उत्पन्न होते हैं। अब देखो इसमें बात करें कि अगर संशोधन और शमन नहीं किया तो दोष अपने स्थान से क्या होगा, चलायन होकर इधर उधर फैलने लगता है और स्रोत से दृष्टि द्वारा शरीर में सर्वत्र दोषों का फैलना जो है उसी को क्या कहते हैं, संचय अवस्था। नेक्स्ट आता है चक्र पाणी। क्या कहते हैं, जैसे यीस्ट में क्या रहे, जल एवं पिष्ट मिक्स रहता है। एग्जाम्पल दिया इसने, वायु चेतना रहित होने पर गतिशील होने से इनके प्रसारण के कारण होता है, क्योंकि वायु रजोगुण बहुल है तो सभी भावों को क्या करती है, प्रवर्तक करती है। उसके बाद रहता है यहाँ पे के रक्त को भी साथ लेकर फैलता है और ये 15 टाइप का रहता है। ठीक है, 15 टाइप मैंने बता रखे हैं, तो कॉम्बिनेशन बना लोगे आराम से हो जाएगा। नेक्स्ट आता है संचय प्रकोप प्रसर और नेक्स्ट पे 3 स्टेजेस होती है, स्थान संचय स्थान। तो देखो मेन श्लोक संचय प्रकोप प्रसर के होते हैं, स्थान संचय का याद हो तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, कुछ नहीं है इसमें। तत्र पूर्व रूप गतेशु चतुर्थ, यानी पूर्व रूप जो है किस में रहेंगे, स्थान संचय में। क्रिया काला यानी पूर्व रूप स्थान संचय का लक्षण है, कहीं पे भी पूर्व रूप दिखे तो आपको क्या करना है, स्थान संचय टिक लगा देना है। ठीक है, माधव निदान में क्या बोला गया, स्थान संचय दोष भावी व्याधि ज्ञान करने वाले हैं, लिंग लक्षण प्रदर्शित करते हैं, उसे पूर्व रूप कहते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, एक बार मैं रीड कर देता हूँ। तो देखो क्या, स्रोतों से फैलते हुए स्रोतों वैगुण्य हो जाता है, इसलिए शरीर में जहाँ ये रुक जाते हैं एक से अधिक धातु तथा मलों को दूषित कर अपने उनके साथ मिलकर जो है स्थान अनुरूप रोग जो है उत्पन्न करते हैं। शरीर में किसी भी स्थान में दोषों का क्या रहता है, अवरुद्ध होकर विकार उत्पन्न करना ही स्थान संचय कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, दोष और दुष्यों का संयोग होता है, जिसे दोष दुष्य समूर्छना कहते हैं। नेक्स्ट आता है, क्या रहता है, शरीर में रसादी धातुओं के साथ संचरण करने वाले प्रकोपित दोष स्रोतसों की विकृति होने पर खाली स्थान में स्थित होकर व्याधि की उत्पत्ति करते हैं। सुश्रुत ने बोला डिफरेंट अवयवों में डिफरेंट रोग अकर होते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट आता है, तो देखो ये वीडियो जो है लंबी ना हो जाए इसलिए हम इसको यहीं पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट की 2 स्टेजेस और जो क्लिनिकल एस्पेक्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लिनिकल एस्पेक्ट ये जो है हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो ये था वीडियो पार्ट 1 क्रियाकाल का। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छे से एक बार बुक को पढ़ लेना और मेरे जो नोट्स हैं उन्हें अच्छे से पढ़ लेना, बहुत है। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, पढ़ते रहिए।